बच्चों, दिल्ली की सैर हम पढ़ रहे थे पाठ 10, जिसमें कि हमने किया उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरो और सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह और सही कथन के सामने सही का चिन्ह लगाना। दिल्ली की सैर क्या था? दिल्ली की सैर में ये जो पत्र है जिसको शशांक को लिखा गया है चिन्मय, जो उसका मित्र है उसके द्वारा, जिसने दिल्ली की सैर करके आया था अपने 15 विद्यार्थियों के एक समूह के साथ, जो कि दिल्ली में उन्होंने बिरला मंदिर पे पहले पहुंचा। बिरला मंदिर पहुंचने के बाद वो लाल किला देखने गए, वहां से वो चांदनी चौक उसके सामने जो बना है वहां गए, फिर शाहजहां ने बनवाया है जामा मस्जिद और वहां भी गए देखने के लिए, जो कि बहुत विशाल मंदिर है, बहुत ही विशाल मस्जिद है। वहां से फिर वो हुमायूं का मकबरा, पुराना किला आदि जगहों पे भी गए, जो कि वो भी बहुत ही देखने लायक जगहें हैं। लाल किला में तो खुद ही दीवाने आम और दीवाने खास नामक दो इतना महत्वपूर्ण मुगल सम्राटों द्वारा बनाया हुआ जगह है, जहाँ पर वो लोगों की बातें सुनते थे। अपने दीवाने खास में खास लोगों के का रहने का प्रबंध होता था, उनकी बातें सुनने का, और दीवाने आम में आम जनता के लिए वो था, और स्नानागार था जहाँ रानियां नहाती थी। तो ये सब चीजें लाल किला के अंदर थी। उसके बाद हुमायूं का मकबरा भी देखने गए थे, पुराना किला भी देखने गए थे, और संसद भवन, राष्ट्रपति भवन जो कि गोल आकार में है संसद भवन, इस प्रकार तराजू के आकार का उन्होंने राष्ट्रपति भवन, उच्चतम न्यायालय देखने गए। इस प्रकार बहुत जगहें पे घूमने गए दिल्ली की सैर में। शशांक और उसके 15 विद्यार्थियों का समूह गए और वहां पर उन लोगों ने बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें देखी। मुगल बाग देखा, जहाँ जो कि राष्ट्रपति भवन के पीछे था, वो देखने लायक जगह थी। बिरला मंदिर खुद अपने में अद्भुत था, विशाल मंदिर था, और उसके दीवारों पर भी बहुत ही मनमोहक चित्र बने हुए थे। वीरों की फोटो यानी वीरों की तस्वीरें लगी हुई थी, भारत के वीरों। तो इस प्रकार बहुत सारी जगहें हैं दिल्ली में घूमने लायक। जब आप लोग जाओ तो वहां पर देखने जाना। कि उसके अलावा भी बहुत जगह है जो, बट ये लोग वहां नहीं गए थे। प्रगति मैदान, फिर और भी जगह हैं जहां पर वो घूम सकते थे, और जहां जहां ये लोग गए वहां वहां का पूरा विवरण इस पत्र में दिया गया है चिन्मय के द्वारा। शशांक को बताया है चिन्मय ने कि वो कहाँ कहाँ घूमने गए थे। तो हम लोगों ने इस पाठ का रिक्त स्थान किया था, और सही कथन के सामने सही का चिन्ह और सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाना। अब हम करेंगे इस पाठ का प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे, उसके बाद भाषा बोध पे आते हैं। तो पहले हम प्रश्न उत्तर करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें हमारा पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत पत्र स्वतंत्र पत्र है या किसी के पत्र का उत्तर, यह किसने व कहाँ लिखा है। या किसी के प्रश्न का उत्तर यह किसने व कब लिखा है। यह किसने और कब लिखा है। तो हम देख लेते हैं कि प्रस्तुत पत्र किसने लिखा है, यह पत्र किसका है और किसने लिखा है। तो प्रस्तुत पत्र चिन्मय ने अपने मित्र शशांक को लिखा है। प्रस्तुत पत्र चिन्मय ने अपने मित्र किसको लिखा है, शशांक को, जो कि एक पत्र का उत्तर है।
पत्र का उत्तर है। पत्र में पहले शशांक ने पूछा था चिन्मय को कि अपने दिल्ली की सैर का विवरण दीजिए, तो इन्होंने शशांक को चिन्मय ने वापस से लिखा, जो कि एक पत्र का उत्तर है। उसने अपने मित्र को सीतापुर से पत्र लिखा है। सीतापुर से पत्र लिखा है। तो किसने सीतापुर से पत्र लिखा है? प्रस्तुत पत्र एक प्रश्न का उत्तर दिया, एक पत्र का उत्तर दिया है, अपने मित्र शशांक को लिखा है चिन्मय ने, और वो पत्र का उसने अपने मित्र को सीतापुर से पत्र लिखा है, पत्र का उत्तर है। ठीक है, अब प्रश्न 2 है। प्रश्न 2 है, दिल्ली देखने कितने विद्यार्थी गए, उनमें से कौन कौन से प्रमुख दृश्य देखे? दिल्ली देखने कितने विद्यार्थी गए? ठीक है, और उनमें से कितनों ने उन्होंने कौन कौन से प्रमुख दृश्य देखे? उन्होंने कौन कौन से प्रमुख दृश्य, यानी कि मेन बहुत ही फेमस दृश्य देखे? तो इसका उत्तर क्या आएगा? दिल्ली देखने के लिए 15 विद्यार्थियों का समूह गया। दिल्ली देखने के लिए 15 यानी कि 15 विद्यार्थियों का समूह गया। और उन्होंने कौन कौन से दृश्य देखे? उन्होंने, अब मैं लाइन बाय लाइन लिखती जाऊंगी जो कि मैंने आपको बताया। वो कौन कौन से दृश्य देखे थे? उन्होंने लाल किला, ठीक है, चांदनी चौक, कुतुब मीनार, चिड़ियाघर, पुराना किला, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा। फिर कहाँ गए थे? हुमायूं का मकबरा, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और बिरला मंदिर आदि, और बिरला मंदिर आदि जगहों पर गए। कौन कौन सी जगहों पे गए थे? दिल्ली में लाल किला, कुतुब मीनार, चांदनी चौक, पुराना किला, हुमायूं का मकबरा, चिड़ियाघर, फिर राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और मुगल बाग उसके पीछे जो था, उसके बाद ये बिरला मंदिर आदि जगहों पर गए। तो ये था दूसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरा है, दिल्ली यात्रा के दौरान विद्यार्थी कहाँ ठहरे और दिल्ली में वे कितने दिन ठहरे? दिल्ली यात्रा के दौरान विद्यार्थी कहाँ ठहरे और कितने दिन वे ठहरे? कितने दिन ठहरे, मतलब वो कहाँ पे ठहरे थे और कितने दिनों तक ठहरे थे, वो हमें बताना है। तो वो ठहरे थे दिल्ली यात्रा के दौरान विद्यार्थी, पूरा उत्तर लिखना है, दिल्ली यात्रा के दौरान विद्यार्थी कहाँ ठहरे थे? बिरला मंदिर,
ठहरे और कितने दिन रहे? और 6 दिन रहे थे। 6 दिन ठहरे थे। कितने दिन ठहरे थे? 6 दिन ठहरे थे। बिरला मंदिर में ठहरे थे और 6 दिन ठहरे थे। ठीक है, अगला है कुतुब मीनार के विषय में चिन्मय ने क्या लिखा, उसको संक्षेप में बताना है। तो मैं ये प्रश्न ऊपर के पार्ट में करती हूँ। कुतुब मीनार के विषय में कौन सी बातें बताई थी चिन्मय ने अपने पत्र के जरिए, तो वो हम देख लेते हैं इसमें। और एक और प्रश्न रह जाएगा फिर। प्रश्न नंबर 4 है, कुतुब मीनार के विषय में चिन्मय ने क्या लिखा है और संक्षेप में बताना है। कुतुब मीनार के विषय में चिन्मय ने क्या लिखा? संक्षेप में बताइए। संक्षेप मतलब थोड़े से में ही। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है कि कुतुब मीनार काफी ऊंचा इमारत था, काफी ऊंचाई पर था इमारत। कुतुब मीनार ये जाने पर उसे ऊंचाई देखकर वो चकित रह गए। कुतुब मीनार जाने पर चिन्मय और उसके साथ जो विद्यार्थी गए थे वो कुतुब मीनार देख करके चकित रह गए। से देखकर चकित रह गए। ठीक है, चकित रह गए थे। फिर है कुतुब मीनार जाने पर जो विद्यार्थी थे चकित रह गए। एक एक करके वो सीढ़ियां चढ़ते गए। कुतुब मीनार में बहुत सारी सीढ़ियां बनी हुई हैं, गोल 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 करके ऊपर जाना होता है। तो एक एक करके वो सीढ़ियां चढ़ते गए और सबसे ऊंचाई वाली सीढ़ी पर वो शिखर तक नहीं जा सके क्योंकि वहां पर जाने पर मनाही है। परंतु इसके शिखर तक नहीं पहुंच सके। परंतु इसके शिखर यानी ऊंचाई सबसे ऊपर तक नहीं पहुंच सके क्योंकि वहां जाने पर जाने की सरकार की मनाही है। या सरकार ने रोक लगा दी है। दुर्घटनाओं के होने की वजह से वहां शिखर तक जाना मना है। बहुत सारी दुर्घटनाएं हो गई थी वहां, इसलिए शिखर तक जाना यानी ऊंचाई तक जाना वहां पर सरकार ने रोक लगा दी है दुर्घटनाओं की वजह से कुतुब मीनार के अंदर। अब अगला प्रश्न 5वां है कि राष्ट्रपति भवन और बिरला मंदिर के विषय में चिन्मय ने क्या बताया।
राष्ट्रपति भवन और बिड़ला मंदिर के विषय में चिन्मय ने क्या बताया? तो राष्ट्रपति भवन के बारे में क्या बताया था कि राष्ट्रपति भवन एक गोल आकार का भवन है, राष्ट्रपति भवन, जिसमें कि उत्तर लिखिए। राष्ट्रपति भवन अत्यंत विशाल भवन है, अत्यंत यानी बहुत ज्यादा विशाल भवन है। राष्ट्रपति भवन के पीछे मुगल बाग देखने योग्य है। मुगल बाग देखने योग्य है। राष्ट्रपति भवन के पीछे मुगल बाग है जो कि देखने योग्य है। बिड़ला मंदिर के विषय में चिन्मय ने क्या बताया? बिड़ला मंदिर, राष्ट्रपति भवन के चारों ओर फूल भी दिखाई दे रहे थे और बिड़ला मंदिर के बारे में बताया कि यह बहुत ही सुंदर बना हुआ है। बिड़ला मंदिर भी बहुत सुंदर बना हुआ है। दीवारों पर बने चित्र अत्यंत मनमोहक है। दीवारों पर बने चित्र अत्यंत यानी बहुत ज्यादा मन को मोह लेने वाला, मनमोहक है। तो राष्ट्रपति भवन और बिड़ला मंदिर के बारे में था कि राष्ट्रपति भवन अत्यंत विशाल भवन है, राष्ट्रपति भवन के पीछे मुगल बाग देखने योग्य है, बिड़ला मंदिर भी काफी सुंदर बना हुआ है, इसके दीवारों पर बने चित्र अत्यंत मनमोहक है, चिन्मय ने बताया। आप शुरू में भी आप लिख सकते हो कि चिन्मय ने बताया कि राष्ट्रपति भवन, वहां से स्टार्ट हो सकता है, या तो फिर बाद में लिख सकते हो कि चिन्मय ने बताया कि क्या कैसे कैसा राष्ट्रपति भवन है और बिड़ला मंदिर है। तो ये था प्रश्न उत्तरों के बारे में हमने जाना, जिसमें कि पहला प्रश्न था कि कौन ये पत्र किसने लिखा है और किस प्रश्न का उत्तर है कि क्या। तो ये पत्र प्रश्न का उत्तर, किसी के पत्र का उत्तर है जो कि शशांक को चिन्मय ने लिखा है। शशांक ने उसे प्रश्न पत्र पूछा था कि पत्र में ये पूछा था कि आपने दिल्ली का शहर कैसा रहा, तो शशांक को चिन्मय ने जवाब में लिखा कि दिल्ली की शहर में क्या क्या घूमा उन्होंने, कहाँ कहाँ गए वो लोग, तो ये सारी चीजें उसने लिखी। अब दूसरा प्रश्न था कि दिल्ली देखने कितने विद्यार्थी गए थे और उन्होंने कौन कौन से प्रमुख दृश्य देखे, तो दिल्ली देखने के लिए 15 विद्यार्थियों का समूह गया था और उन्होंने वहां पर लाल किला, कुतुब मीनार और मुगल बाग, वहां पे राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और पुराना किला, हुमायूं का मकबरा आदि, बिड़ला मंदिर, सारी जगहों पे घूमने गए थे, वो देखने गए थे। फिर था कुतुब मीनार के बारे में था कि दिल्ली यात्रा के दौरान विद्यार्थी कहाँ ठहरे, कितने दिन ठहरे, तो दिल्ली यात्रा के दौरान जो विद्यार्थी थे वो कहाँ ठहरे थे? बिड़ला मंदिर ठहरे थे। और कितने दिन ठहरे थे? वो ठहरे थे 6 दिन पूरे। तो इस प्रकार दूसरा प्रश्न, अगला प्रश्न था कि कुतुब मीनार के विषय में क्या वो बताया था चिन्मय ने, एक पत्र में क्या लिखा संक्षेप में, तो कुतुब मीनार एक बहुत ही ऊंची इमारत थी, वो देख करके अत्यंत आश्चर्यचकित रह गए थे देख करके, और उसमें बहुत सी सीढ़ियां जो चढ़ते जाओ, लेकिन वो उसके शिखर तक नहीं पहुंच पाए थे क्योंकि वहां तक जाना के लिए सरकार ने मना किया है, वहां रोक लगा दी है, क्योंकि वहां पे बहुत सी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, इस वजह से सरकार की मनाही है वहां जाने पर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति भवन और बिड़ला मंदिर के विषय में चिन्मय ने क्या बताया, तो राष्ट्रपति भवन देखने योग्य जगह है, वहां पर भी बहुत खूबसूरत इसके पीछे मुगल बाग है, वो देखने लायक है। राष्ट्रपति भवन भी अत्यंत विशाल है और ये बिड़ला मंदिर भी बहुत सुंदर बना हुआ है क्योंकि उसके दीवारों पर जो बने हुए चित्र हैं वो अत्यंत मनमोहक है, मन को मोह लेने वाले
चित्र वहां पर बने हुए हैं। तो ये था बिरला मंदिर के बारे में, राष्ट्रपति भवन के बारे में और कुतुब मीनार के बारे में। ये सब संक्षेप में चिन्ह मैंने बताया था अपने दोस्त शशांक को। तो ये अब प्रश्नोत्तर का सिलसिला खत्म हुआ, तो अब हम भाषा बोध पे आते हैं। चलिए अब हम इस पाठ का भाषा बोध करते हैं, जिसमें कि विशेषण के बारे में कुछ बताया गया है। विशेषण, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। लेकिन विशेषण की भी 3 अवस्थाएं होती हैं। एक पहला मूलावस्था, दूसरा उत्तरावस्था, तीसरा उत्तमावस्था। मूलावस्था क्या होती है? मूलावस्था जब बस किसी चीज के बारे में बताया जाए कि ये चीज अच्छी है, लेकिन अगर उसी, जैसे आम मीठे हैं तो आम मीठा होना वो उसकी मूलावस्था में उसका विशेषण है। लेकिन अगर हम उसी चीज को ऐसे कहें उत्तरावस्था में कि बहुत ही अच्छा है, उत्तरावस्था यानी आम बहुत ही मीठे हैं, बहुत मीठे का हुआ उत्तमावस्था। और उत्तरावस्था में हो जाता है दो विशेषों की तुलना आपस में, यानी कि दो अगर चीजें हैं उनकी आपस में तुलना की जा रही है तो वो उत्तरावस्था होती है विशेषण की। लेकिन लास्ट में आता उत्तमावस्था, उत्तम का अवस्था, यानी बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं आम, बहुत ज्यादा मीठे हैं, तो वो उत्तमावस्था। तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, जो कि है पहला मूलावस्था, मूल अवस्था, यानी कि इसमें कहा जाए आम मीठे हैं, यानी नॉर्मल चीज कहा जाए। नॉर्मली जब बोला जाए तारीफ में जो विशेष है, यानी कि संज्ञा जो आम जिसके बारे में हम बोल रहे हैं उसको विशेष कहते हैं, जिसके बारे में तारीफ कर रहे हैं, तो विशेषण ये आता है आपका मूलावस्था में, मूलावस्था में मीठे। लेकिन अगर हम उत्तरावस्था की बात करें, यानी इसका जो दूसरा विशेषण है उत्तरावस्था के फॉर्म में आता है, तो उत्तरावस्था क्या होती है? यानी दो विशेषों की आपस में तुलना, आम अंगूर से ज्यादा मीठे हैं। अब यहां पर कंपेयर हो रहा है, तुलना हो रही है, अंगूर से ज्यादा मीठे हैं। जब दो विशेष्यों यानी आम और अंगूर दो विशेष्य हैं, विशेष्य की तुलना की जाए आपस में, तो वो हो जाता है उत्तरावस्था में आता है। उसके बाद ये इसकी तारीफ हो रही है, इसकी तुलना की गई है अंगूर से, तो तारीफ उसके बाद हुई, तो ये हो जाता है उत्तरावस्था। ये मीठा कहना इसको उत्तरावस्था में हो जाता है। तीसरा आता है उत्तमावस्था। उत्तम मतलब बहुत ज्यादा अच्छा, उत्तमावस्था सबसे उत्तम। तो अगर हम कहेंगे कि आम बहुत ज्यादा मीठे हैं, बहुत ज्यादा, ये सबसे उत्तम रूप में बोल रहे हैं, यानी इससे ज्यादा मीठा कुछ हो ही नहीं सकता। अगर ऐसे बोले तो ये उत्तमावस्था में आता है, बहुत ज्यादा मीठे, ये हो जाता है उत्तमावस्था। अब आपको समझ में आया कि विशेषण की 3 अवस्थाएं भी होती हैं, जिसमें पहला है मूलावस्था, जिसमें कि विशेष्य जो बोला रहा है, यानी जो विशेष्य है, संज्ञा को विशेष्य कह रहे हैं, जो विशेष्य है जिसकी तारीफ हो रही है, विशेषता बताई जा रही है, वो साधारण तरीके से बोल रहे हैं कि हाँ ये मीठा है या खट्टा है, साधारण रूप में। लेकिन जब उत्तरावस्था होती है कि दो विशेष्यों की आपस में तुलना की जाती है, दो विशेष यानी दो संज्ञाओं की आपस में एक दूसरे से कंपेयर करके जब उसकी तारीफ ज्यादा होती है, जो पहले वाला है या दूसरा वाला है, उसके बदले में, तुलना के बदले में जब तारीफ की जा रही है, तो वो हो जाता है उत्तरावस्था। उसके बाद तीसरी अवस्था जो है वो है उत्तमावस्था। जैसा कि मैंने बताया, उत्तमा मतलब सबसे उत्तम, सबसे अच्छा। तो अगर हम किसी विशेष की तारीफ सबसे ज्यादा, सबसे उत्तम अवस्था में करें तो वो है उत्तमावस्था, उससे अच्छा कुछ है ही नहीं, तो वो उत्तमावस्था होती है। तब इस पाठ में आया हुआ हमें करना है, इन्हीं तीनों में से ढूंढना है कि कौन सा मूलावस्था है, कौन सा उत्तमावस्था और कौन सा उत्तरावस्था विशेषण है। तो पहला है, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण की कौन सी है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सी अवस्था है विशेषण की, वो देखना है।
निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण की कौन सी अवस्था है? उत्तरावस्था, मूलावस्था या फिर उत्तमावस्था, इन तीनों को हम देखते हैं। जैसे पहला पार्ट है, पहला वाला जो शब्द है वो है प्रिया सुंदर लड़की है। तो विशेषण की अवस्था बताना है कि कौन सी इसमें विशेषण की अवस्था हो जाती है। प्रिया सुंदर लड़की है, तो प्रिया विशेष्य है, यानी संज्ञा है। जब जिसके बारे में हम बोल रहे हैं उसको विशेष्य बोलते हैं, तो ये विशेष्य है। सुंदर लड़की है, साधारण सी बात कह रहे हैं कि सुंदर है, तो साधारण सी बात कह रहे हैं, तो ये है मूलावस्था विशेषण। यानी कि इसमें बहुत बढ़ चढ़ के इसकी तारीफ नहीं हो रही है, सिंपल तरीके से बताया जा रहा है इसकी विशेषता, तो वो हो जाता है मूलावस्था विशेषण। दूसरा है मोहन सबसे ईमानदार व्यक्ति है। मोहन सबसे ईमानदार व्यक्ति है। सबसे ईमानदार व्यक्ति है, इसमें विशेषण की तीन अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था आती है? इसमें विशेषण की तीन अवस्थाओं में से सबसे ज्यादा उत्तम अवस्था, यानी कि इसकी सबसे ज्यादा तारीफ हो रही, सबसे ज्यादा अच्छा है, सबसे ईमानदार व्यक्ति है। तो सबसे ईमानदार का मतलब हो गया ये है उत्तम अवस्था, उत्तम है। ठीक है, उसके बाद आता है तीसरा आया, जिसमें है कि कुतुब मीनार बिरला मंदिर से अधिक ऊंची है, बिरला मंदिर से अधिक ऊंची है। अब यहाँ तारीफ में क्या हो रहा है? कंपेयर। कुतुब मीनार यानी तुलना हो रही है, बिरला मंदिर से अधिक ऊंची है। यानी यहाँ पे कुतुब मीनार और बिरला मंदिर, इन दो मॉन्यूमेंट्स की, दो मंदिर इमारतों की तुलना है। कुतुब मीनार बिरला मंदिर की आपस में तुलना हो रही है, इसका मतलब ये हो जाता है उत्तरावस्था। जहां हम तुलना कर करके विशेषण बताते हैं, विशेषताएं, वो हो जाता है उत्तरावस्था शब्द विशेषण का। अब आता है निम्नलिखित शब्दों के लिंग निर्णय करना। लिंग निर्णय करिए, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्त्रीलिंग दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के लिंग निर्णय, लिंग निर्णय कीजिए। इसमें लिंग में दो तरह के स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो पहला है किला, मामा, ऐसे मैं लिखते जा रही हूं, किला, मामा। तीसरा बोरा, और चौथा नंबर है लुटिया। इस तरह से हमें इनका लिंग निर्धारण करना है, जिसमें कि पहले नंबर पे आता है किला। किला में कौन सा लिंग हो जाता है? तो ये हो जाता है पुल्लिंग। किला कौन सा लिंग हो जाता है? पुल्लिंग। दूसरा मामा भी आ जाता है, किसमें? पुल्लिंग। मामा का जो हम लिंग बदल के करेंगे स्त्रीलिंग में तो हो जाती है मामी। बोरा तो ये भी पुल्लिंग में आता है, इनका बदल के बोरी हो जाता है, तो वो स्त्रीलिंग में हो जाता है। इसके बाद है लुटिया, तो ये स्त्रीलिंग में आती है, क्योंकि जो लोटा अगर हम बोलते हैं तो वो पुल्लिंग होता है, तो लुटिया जो है वो है स्त्रीलिंग शब्द। अब हम अगला देखते हैं, उसमें है चाचा, साड़ी और चूहिया और माता। चाचा, साड़ी, चूहिया और माता। आठवां माता। तो इसमें लिंग कौन कौन से देख लेते हैं। चाचा में है पुल्लिंग, क्योंकि वो पुरुष जाति को दिखा रहा है। साड़ी स्त्रीलिंग में आता है, क्योंकि स्त्रियां पहनती है, स्त्री जाति को बिलोंग कर रहा है। चूहिया स्त्रीलिंग, क्योंकि इसका पुल्लिंग हो जाता है चूहा। और माता यानी ये भी स्त्रीलिंग, इनका पुल्लिंग शब्द आएगा
पिता। तो ये है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लिंग निर्धारण। अब है शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द लिखना है, जो कि पुल्लिंग में दिया हुआ है, हमें स्त्रीलिंग शब्द लिखना है। स्त्रीलिंग शब्द ये है कौन सा नंबर का? ग नंबर का प्रश्न है। तो चलिए करते हैं हम। सहपाठी कौन सा है? धोबी, बाघ, पहला सहपाठी, इसका स्त्रीलिंग धोबी, इसका स्त्रीलिंग लिखना है बाघ। फिर है लेखक और शिक्षक, लेखक, शिक्षक, अध्यापक, शिक्षक, लेखक और अध्यापक। तो ये हमें इनका पुल्लिंग बदल के, लिंग बदल के लिखना है स्त्रीलिंग शब्द में। तो सबसे आसान है सहपाठी, तो सहपाठिन हो जाता है, मतलब साथ पढ़ने वाला, साथ पढ़ने वाली। धोबी तो धोबिन हो जाती है, उसका स्त्रीलिंग यानी स्त्री जाति को दिखाना है। बाघ तो बाघिन। फिर शिक्षक तो शिक्षिका, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग चल रहा है यहाँ पे। लेखक पुल्लिंग, लेखिका स्त्रीलिंग। उसके बाद अध्यापक पुल्लिंग और अध्यापिका स्त्रीलिंग। ये शब्द स्त्रीलिंग शब्द में मैंने करके आपको बताया पुल्लिंग का स्त्रीलिंग। तो ये था हमारा पाठ 10 दिल्ली की सैर, जिसका हमने प्रश्नोत्तर किया, रिक्त स्थान और उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान, और सही कथन के आगे सही का चिन्ह और सही विकल्प, और ये भाषा बोध। भाषा बोध में हमने क्या क्या पढ़ा? विशेषण की 3 प्रकार की अवस्थाएं, मूलावस्था, उत्तमावस्था और उत्तरावस्था। इनसे जोड़ करके हमने कुछ शब्दों को अलग करके लिखा था। अब ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लिंग निर्णय करना था, तो उसको हमने किया। उसके बाद स्त्रीलिंग पुल्लिंग का स्त्रीलिंग शब्द बनाया, लिंग, जो कि 2 तरह के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध पुल्लिंग होता है, स्त्री जाति का बोध होता है तो स्त्रीलिंग शब्द। तो ये था पाठ 10 दिल्ली की सैर।